Hello students, my name is Anushka Tiwari and I am from Resonance PCCP division. क्लास 5th के चैप्टर्स को हम कंटिन्यूएशन में स्टडी कर रहे थे, जिसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नॉट सो डिफिकल्ट चैप्टर को हमने पिक किया था, विच वॉज फूड एंड हेल्थ. उसके कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे, वो हम वापस से रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या टॉपिक्स को कवर किया था. आज हम उसके जो जर्मिनल एजेंट्स हैं, जो जर्म्स कॉज कर रहे हैं, उसके पार्ट 1 से रिलेटेड कुछ स्लाइड्स को स्टडी करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर. Okay, food and nutrient, health, balanced diet, exercise and sleep, diseases, communicable diseases. यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी हैं स्टूडेंट्स. कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. सो दोनों यहाँ पे इस पार्ट में कवर हो गई थी. तो आई टेक फॉर यू कि हमारा अब तक क्या कंप्लीट हो गया था. सबसे पहले हमने पढ़ा था फूड एंड न्यूट्रिएंट. फूड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. आई एम रिकॉलिंग जस्ट बिकॉज इसमें थोड़े से पार्ट ज़्यादा हैं एंड कंपैरेटिव आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़कर पीछे का भूल न जाएं. दैट्स वाई वी आर जस्ट रिकॉलिंग सम ऑफ द सम ऑफ ओवरव्यू. सो फूड एंड न्यूट्रिएंट हमने पढ़ा था कि फूड क्या होता है, उसमें प्रेजेंट होता है न्यूट्रिएंट क्या है. कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ऑर्गेनिक और या इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं एंड ये क्या करते हैं, हमें एक डाइट प्रोवाइड करते हैं. इनके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को नरिश करने में हेल्प करते हैं. सो फर्स्ट कंप्लीट हो गया था हमारा. नेक्स्ट हमने पढ़ा था हेल्थ यानी स्वास्थ्य. हेल्थ क्या होती है, हेल्थ किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, किस तरह की हेल्थ होती है. मेंटल हेल्थ होती है, इमोशनल हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ होती है एंड इमोशनल मेंटल सभी के डायगोनल कुछ रिलेशनशिप्स हमने पढ़े थे. सो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमने पढ़ी थी रिगार्डिंग दी हेल्थ. सो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया था. नेक्स्ट वन वॉज बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट जैसे कि नाम बता रहा है, डाइट को बैलेंस रखना. हमें पता था कि हमारे सामने 3 तरह के मील्स होते हैं, विच इज ब्रेकफास्ट. I'll use some else another pen for you. Okay. So first one is breakfast. Second one is a lunch. And third one is a dinner. ये कुछ and other than that यहाँ पे specifically brunch, which is a combination of breakfast and lunch, and क्या होता है, snacks time. Fine. So ये कुछ meals होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी डाइट के अंदर. ठीक है, बैलेंस डाइट के अंदर. अब इस डाइट में ब्रेकफास्ट जैसे हो गया, मॉर्निंग का खाना हम खाएंगे. लंच हो गया जो हम नून टाइम पर लेंगे, दिन के समय जो हम लेंगे. एंड डिनर जो हम इवनिंग में जनरली लेंगे. अगर ये तीनों टाइम पे प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं हुई तो क्या होगी, हमारी बॉडी में इन रिटर्न डिजीजेस कॉज होंगी. सो इनसे प्रिवेंशन के लिए हमें क्या था, बैलेंस डाइट की ज़रूरत थी. और बैलेंस डाइट में भी उस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट हमें लेना था जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करें, जिसमें किसी कारण से डिफिशियंसी ना हो. अगर डेफिशिएंसी हुई तो क्या हुआ, डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज होंगी. तो इसी के कॉन्ट्राडिक्टेड हमने स्टडीज की थी बहुत सारे डाइट फॉर्मेट्स की. डिजीजेस का बैलेंस डाइट का हमारा कंप्लीट हो गया था. देन था हमारा एक्सरसाइज एंड स्लीप. क्यों ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे आपने खाना खाया है, तीनों टाइम का मील लिया है, और कुछ तो बहुत फूड है तो उन्होंने कंप्लीट 5 टाइम का भी लिया है, तो उसको क्या है, बैलेंस करना है बॉडी के अंदर. कैसे होगा, एक्सरसाइज करके. एक्सरसाइज किए तो बॉडी थकेगी, बॉडी अगर थकेगी तो बॉडी को नींद भी चाहिए. अगर नींद लेंगे तो उससे क्या होगा, आगे जाके हमारी बॉडी नेक्स्ट डे प्रॉपर वर्क डन करने के लिए फ्रॉम द इनिशियल टू एंड प्रिपेयर्ड रहेगी. सो वो भी हमने एक्सरसाइज एंड स्लीप के अंदर पढ़ा था कि दोनों की इंडिविजुअली क्या इंपॉर्टेंस होती है और कैसे अगर ये दोनों वर्क ना करें तो यहाँ पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ हेल्थ पे जाता है. जनरली जो बीमारियां होती है, जैसे हम कहते हैं मुझे चक्कर आ रहे हैं, आज मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई, या मुझे सोना है, मैं बहुत ही थका हुआ फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई गॉट सम काइंड ऑफ नॉजिया. तो वैसे ये तो एक प्रॉब्लम्स हैं. बट एक और तरह की बीमारियां जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा कंटाजिनस टाइप की, लाइक कैंसर,
अफेक्ट जो है ना वो इन्हीं सारी प्राइमरी चीज़ों का है। आपने अपनी डाइट सही नहीं की है, आपकी हेल्थ आपने मैनेज नहीं की है, आपकी जो डेली बेसिस एक्टिविटीज़ हैं, जो आपका स्केड्यूल है वो आपने प्रॉपर मेंटेन नहीं किया हुआ, तो वो सब इसी कारण से अल्टीमेटली होती है एट फाइनल स्टेज, क्योंकि आपके कहाँ पर आपकी लाइफस्टाइल में कमियां हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा गंभीर जो तरह की डिजीजेज हैं वो कॉज होती हैं। ठीक है, सो उसके बाद हमने एक्सरसाइज एंड स्लीप को भी पढ़ा था। नेक्स्ट हम पढ़ा था हमने डिजीजेस के बारे में, किस तरह की थी, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। अब यहाँ तक जब हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल दोनों हमारी कंप्लीट हो गई थी, अब एक चीज़ आती कि इन डिजीज को कॉज किया किसने, हो कैसे रही हैं ये कॉज, कैसे पहुंच रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन कॉजेटिव एजेंट्स भी हैं जो इन डिजीजेस को कॉज करने में हेल्प कर रहे हैं। हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड, कम्युनिकेबल इसलिए आया है क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल तो विदाउट कम्युनिकेशन स्प्रेड हो रही है, बट कम्युनिकेबल डिजीजेस पर्टिकुलरली वो हैं जो किसी स्पेसिफिक एजेंट के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के टुवर्ड्स ट्रांसमिट होती है। सो वी विल सी समथिंग अबाउट इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट्स सी। ओके, हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड, कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड होने का रीजन क्या है, व्हाई इट इज गेटिंग स्प्रेडेड, व्हाई एंड हाउ। So infectious diseases are caused by organisms, germs such as bacteria, viruses, fungi और parasites. Infectious diseases कुछ certain organisms के कारण हो रही है। किस तरह के organisms? Bacteria, viruses, fungi और parasites. इन्हें पता है क्या बोला जाता है? और vector. Germs are a part of everyday life and are found in the air, soil, water and in our bodies. Germs तो हर जगह हैं, आपको पता भी नहीं होगा, वो इतने माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है कि अगर आप अपना मुंह खोले हुए हैं तो बहुत सारे जर्म्स हवा में जितने भी हैं वो अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे। इसीलिए जब भी आप स्नीज कर रहे हैं, जब आप कफ कर रहे हैं, जब आप कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो प्लीज अपने माउथ को कवर करके करें, आपको बोला जाता है, जस्ट बिकॉज कि 100 नंबर ऑफ जर्म्स वहां पे ट्रांसमिट होने के चांसेस रहते हैं। सो ये सब क्या है, क्या जर्म्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, इनके अंदर बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, कुछ फंगस भी है और कुछ इम्पैक्टफुल हजार्डस चीजें भी हैं जो क्या कर रही है, हमें अल्टीमेटली डिजीज कॉज कर रही हैं। बिकॉज आपको पता है कि जैसे ही आपके खाने के आसपास बीज आती हैं या फिर फ्लाइज आने लगती हैं, हाउस फ्लाइज आने लगती हैं, तो मम्मी उसे जल्दी से हटा देती है। क्यों? क्योंकि वो फ्लाइज हो सकता है कि ऑलरेडी किसी कंटामिनेटेड मैटर या किसी डर्टी प्लेस पर से उठकर आई हो, क्योंकि हम तो अपनी जगह को प्योर रखेंगे, साफ रखेंगे, बट वो जहाँ से आई है वो जगह ज़रूरी नहीं है ना साफ हो, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज होने के चांसेस होंगे। वो इन गंदे एरिया से, डर्टी एरिया से इन्फेक्टेड पर्सन के पास से आके हेल्दी अच्छी जगह पे बैठेगी तो वहां भी जर्म्स को स्प्रेड करने का काम करेगी। इससे क्या होगा, जर्म्स जो है वहां पे ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो इनसे अवॉइड करने के लिए उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हो कैसे रहा है, कॉजेस क्या है इसकी। ठीक है, तो देखते हैं आगे। Some germs are helpful and even help us to stay healthy, while others are harmful and cause infection. कुछ हेल्पफुल होते हैं जो ह्यूमंस हैं या जो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए हेल्पफुल भी हैं, एंड सम हेल्प अस टू स्टे हेल्दी व्हाइल अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज इन्फेक्शन। कुछ हार्मफुल मैक्सिमम है, हार्मफुल तो मैक्सिमम जर्म्स होंगे। जो बहुत ही हेल्दी वे में है तो वो कुछ ऐसा हो सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग की गट में एक बैक्टीरिया, एक ऑर्गेनिज्म रहता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वो है ई शेरिया कोलाई रहता है, जो उसको सिंथेसिस करने में न्यूट्रिएंट को काम करता है। B12 को आई थिंक वो सिंथेसिस करता है एंड उसको वहाँ पे न्यूट्रिएंट को उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है, म्यूचुअलिज्म के साथ रहता है। बट ये हो कैसे रहा है, इसका एक बहुत ही अलग टॉपिक होना चाहिए, बट ये क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। और जो हार्मफुल हैं उनके आई थिंक मुझे लगता है लिस्ट थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, तो वो हमें पढ़ने हैं इसके अंदर। By understanding about how people can catch an infectious disease, you can then take effective action to prevent their spread. अगर आपको पता करना है कि हो कैसे रहा है तो उसके लिए सबसे आपको स्प्रेड कैसे हुआ ये पता करना है, ओरिजिन कहाँ से है, कौन सा पॉजिटिव एजेंट है जो इसको कॉज कर रहा है। Germs get into the body through the mouth including eating, drinking और breathing. खाना खाते समय, ड्रिंकिंग और ब्रीदिंग। मैम ये तो जनरल टास्क हैं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर?
हम अपना मुंह बंद तो नहीं करेंगे, तो हमें कैसे प्रिवेंशन करना है? जस्ट मेक दैट प्लेस क्लीन एंड क्लियर। जहाँ भी आप बैठ के खाना खाते हैं, जिस जगह पर आप खड़े होकर पानी पी रहे हैं, मेक श्योर वो जगह अच्छी हो, साफ हो, क्लीन हो, सो दैट वहाँ पे किसी भी जर्म्स के ट्रांसमिट होने का चांस ना हो, ठीक है? So germs get into the body through the mouth including eating, drinking और breathing, skin through cuts and grazes। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि cuts and grazes, जनरली कोई पार्ट कट हो गया है, यहाँ कहीं पे लग गई है, तो उस जगह पे क्या होगा, वहाँ वुंड्स ओपन हो जाएगी, वो स्किन का पोर जो है ओपन हो जाएगा और इजीली कुछ भी जर्म्स, बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस वहाँ से ट्रांसमिट हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, जितनी जगह वहाँ पे डैमेज थी उस पर और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, ठीक है? आइज के थ्रू भी जाती है। आप जनरली अपनी आंखों पर क्या करते हैं, जैसे आज के टाइम पे द फ्लू इज गेटिंग वेरी सीवियर, ठीक है? आई फ्लू जो कॉज हो रहा है, कैसे हो रहा है? डो नॉट मेक थिंग्स इन्फेक्शियस अराउंड यू। अगर आपके आइज में इचिंग है तो प्लीज अपने हैंड्स को पहले प्रॉपर सैनिटाइज क्लीन करके या फिर किसी पर्टिकुलर कॉटन क्लीन क्लॉथ से उसको क्लियर करें, ठीक है? इससे क्या होगा, जर्म स्प्रेड होने के चांसेस कम रहेंगे। आइज जेनाइटल, जेनाइटल मीन्स प्राइवेट पार्ट्स के थ्रू, डू नॉट मेक देम क्लीन, गिव अ एंट्रेंस टू दीज वायरसेस एंड बैक्टीरियाज। अगर प्राइवेट एरियाज को लाइक जेनाइटल्स को क्लीन नहीं रखेंगे तो वहां पे क्या होता है, बैक्टीरिया के या फंगल इन्फेक्शन के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है? स्पेशली फॉर द किड्स। सो जर्म्स कैसे हो रहे हैं? पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड हो रहे हैं, और डायरेक्टली थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट, लाइक एनी काइंड ऑफ इंटिमिडेटेड और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी किसी पर्सन को डायरेक्टली ट्रांसमिट होते हैं। हम एक पिक्चर के थ्रू भी इसको समझेंगे, एक चेन होगी जिसके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं मोर क्लियरली। Indirectly from an infected person to an object such as door handles, bench tops, food, and then to another person who comes into contact with the contaminated item. Now see, यहाँ से मुझे एक ही चीज याद आई है, वो है कोविड। कोविड में क्या हो रहा था, डोर के हैंडल्स, डोर नॉब्स, गेट्स, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से क्लीन किया हुआ था। क्यों क्लीन किया हुआ था? क्योंकि वो बहुत ही इजीली स्प्रेड हो रहा था इन चीज़ों से। जितना भी सैनिटाइज नहीं कर रहे थे, उस प्रॉपर सैनिटाइजेशन की उस जगह को नीड हो गई थी। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि इन्फेक्टेड पर्सन ने वहाँ पे हैंड रखा, उसको अनक्लीन रहने दिया, फिर कोई भी हेल्दी पर्सन आके वहाँ टच करेगा तो ट्रांसमिट हो गए वहाँ से जर्म्स, और जर्म्स ट्रांसमिट हो गए, इट मीन्स वहाँ से डिजीज आगे स्प्रेड हो चुकी है। तो इनडायरेक्टली यहाँ ट्रांसफर हुए और डायरेक्टली क्लोज कॉन्टैक्ट में आने के बाद, फ्रॉम अ कंटामिनेटेड एनवायरमेंटल सोर्स सच एज एनिमल और द सॉइल टू अ सस्केप्टेबल पर्सन। कंटामिनेटेड एनवायरमेंट सोर्स से, एनिमल और सॉइल से एक सस्केप्टेबल, जैसे किस तरह के इंसानों को बोला है सस्पेशियस इस डिजीजेस के टूवर्ड्स, जो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं रखे हुए हैं, जिन्होंने अपनी डाइट में प्रॉपर मील को नहीं ऐड किया हुआ, वो पर्सन ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं डिजीज से अफेक्ट होने के। यानी कि हम कह सकते हैं कि उनके चांसेस अफेक्ट होने के ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दी हेल्दी वंस, ठीक है? पिक्चर आपको सामने दिया हुआ है, हाउ डू जर्म्स स्प्रेड। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हैंडशेक्स, ठीक है? सो ऑलवेज गो फॉर द नमस्कारा। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स डोर नॉब, जैसे कि हमने देखा वहाँ पे भी। वेक्टर बॉन्ड, यहाँ पे लिख देंगे हम कि मीडियम के थ्रू वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। फूड बॉन्ड, खाने के थ्रू, कोई ऐसा, हमने किसी ऐसे खाने को प्रिपेयर किया जहाँ पे क्या थे, जर्म्स प्रेजेंट थे, हमने उसे प्रॉपर वॉश नहीं किया, क्लीन नहीं किया और हमने उसे डायरेक्ट फॉर्म कर लिया, तो कैसा फूड बॉन्ड हो गई वो चीज़ें। वाटर बॉन्ड, वाटर बॉन्ड यानी कि पानी के थ्रू वो डिजीजेस हम तक ट्रांसमिट हो रही है, तो ये क्या हो जाती है, वाटर बॉन्ड डिजीज हो जाती है। गंदा पानी जो पीते हैं जनरली, अगर हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहीं वाटर पी लिया है या पानी को फिल्टर करके नहीं पिया, तो भी डिजीजेस के ट्रांसमिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। Okay, person to person spread. This is the most common way that we get an infectious disease. Germs can spread from person to person through the air as droplets or aerosol particles. अब person to person कैसे, एक person से दूसरे person पे spread कैसे हो रहे हैं? पहला, this is the most common way that we get an infectious disease. Germs can spread from person to person. एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ air droplets के थ्रू, यानी कि आपने छींका, आपने कफिंग किया, आपने खांसी की, तो उससे क्या हुआ, आपके जो भी जितने भी पार्टिकल्स थे माउथ के इंटरनली एक्सटर्नली, सारे वहां से स्प्रिंकल होके थ्रू एरोजोल पार्टिकल वो ट्रांसमिट हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, आपको तो नहीं दिखा आपने क्या किया वहां पे, यू जस्ट स्पिट इट समवेयर, और जो दूसरे आसपास वहां पे लोग थे उन तक वो ट्रांसमिट हो जाते हैं।
नेक्स्ट है फीकल ओरल स्प्रेड। किसी भी ओपन एरिया में फीकल ओरल मतलब फीकल मैटर को छोड़ना है, यानी कि एक्सक्रीट आउट करना वहां पे मटेरियल, इसीलिए कहा जाता है कि ओपन में नहीं करना चाहिए एज कंपेयर टू दी क्लोज्ड एरियाज। तो फीकल मैटर के थ्रू भी ट्रांसमिट होते हैं। ब्लड और एनी बॉडी फ्लूइड हॉस्पिटल्स में जनरली अवॉइड किया जाता है किसी एक का निडल या सिरिंज किसी और को इंसर्ट करने में। क्यों? क्योंकि बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो हो सकता है कि वो पर्सन है वो डिजीज्ड हो, या फिर जो सिरिंज जो हमने यूज़ की है उसमें कुछ कंटामिनेशन मैटर आ गया हो वाइल इंजेक्टिंग, तो इससे क्या होगा, हेल्दी पर्सन को वो ट्रांसमिट हो जाएगी। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन कांटेक्ट, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन कांटेक्ट, स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी इस तरह की मेनली फंगल टाइप ऑफ डिजीजेस कॉज होती है। सेक्सुअल कांटेक्ट बहुत ही इंटिमिडेटेड प्राइम रीजन है, जस्ट बिकॉज हैविंग सम अनप्रोटेक्टेड काइंड ऑफ लाइक इंटिमिडेशन विदाउट एनी प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन, तो ये इस तरीके से भी स्प्रेड आउट होने के चांस होते हैं। एक पिक्चर भी यहाँ पे दी हुई है। डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे होगा, इन्फेक्टेड पर्सन के अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में है, हैंडशेक हो रहा है वहाँ पे अगर कोई सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है तो हेल्दी पर्सन को गया। इन्फेक्टेड पर्सन एयर यानी एरोजोल के थ्रू हेल्दी पर्सन को गया। इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े पहनने से, उसके लाइक फूड मटेरियल से कुछ खाने से, अगर वो इन्फेक्टेड है, वो डिजीज अगर इन्फेक्शियस है तो उस अकॉर्डिंग वहाँ से भी होगा वो। तो बाय फूड का इंटेक करने से, उसके साथ में मस्किटो वेरी हजार्डस, वेरी 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 हजार्डस, इनके बाइट से या इनके ट्रांसमिट से तो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो मस्किटो के थ्रू वेक्टर बन जाएगा वो, और एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्दी पर्सन है उसको कॉज करने में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। एंड रेबिड एनिमल यानी कि जो कुछ भी पेट होते हैं, अगर घर में उनको रेबिस का या किसी चीज़ का वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं प्रॉपर्ली, तो उनसे भी जर्म्स ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये कुछ पिक्चर के थ्रू भी हमने देखा। हम एक और पिक्चर देखेंगे इसके बारे में। ओके, सम इन्फेक्शंस कैन बी स्प्रेड इन मोर देन वन वे। एक चेन है यहाँ पे टू सेव अ लाइफ। कैसे लाइफ को सेव किया जा सकता है, जब हम इसका पार्ट 2 करेंगे तब भी हम इसको रिकॉल कर लेंगे। आप देखो कि यहाँ पे टू सेव अ लाइफ एक सस्केप्टेबल होस्ट है जिसको एजेंट मिला, सोर्स वहां से ऑब्टेन हुआ उसका, और कैसे वो स्प्रेड हो रही है, मीन्स ऑफ एग्जिट इस तरीके से गया, ट्रांसमिशन का मोड हुआ, एंट्री हो गई डिजीज इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन के अंदर। तो मतलब कैसे जा रहा है, अब कैसे बच सकते थे, सबसे पहले ये देखना कि बचा कैसे जा सकता था। अगर सोर्स था, अगर यहाँ डोर नॉब एरिया से या कहीं से हो रहा है तो इट मीन्स आप सैनिटाइज कर लो, सोर्स गेट ऑलरेडी गेट डैमेज फ्रॉम हियर दैट साइड, वो वहां से हट जाएगा। अगर यहाँ पे कोई एजेंट है तो उसको सबसे पहले आप खत्म कर दो बाय सैनिटाइजिंग ऑल्सो। अगर कोई सस्केप्टेबल है तो उसमें क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट करवा के वहां पे ट्रांसमिट हो गई है वो डिजीज, तो इंजेक्शन के थ्रू भी वो ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मीन्स ऑफ एंट्री कैसे होती है, अगर आपने हैंडशेक किया, कपड़े किसी के पहनने के लिए या फिर आपने किसी का फूड मटेरियल शेयर किया तो उससे भी ट्रांसमिट हो रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कोई भी पर्सन हो सकता है, उसके साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है, क्लोज कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। और एग्जिट कैसे होगा, ऑलवेज यूज मास्क वाइल स्नीजिंग और वाइल कफिंग, हमेशा मास्क का या हैंकरचीफ का यूज करना है। सो एक पिक्चर के थ्रू हमने इसको समझा है कि किस तरीके से यहाँ पे चेन चलती है, एंड आई थिंक ये चेन आपको और ज़्यादा इस पिक्चर में क्लियर होगी कि कैसे ये ट्रांसमिट हो रहे हैं, क्योंकि ये चेन कैसे है, इन्फेक्टेड से एक वेक्टर के थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 1 के अंदर कुछ स्टडी किया है कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है। पार्ट 2 में हम इसी इमेज को रीस्टडी करेंगे फ्रॉम द सेकेंड इमेज। सो आई होप आपको स्टूडेंट समझ आया, और अगर आपको समझ नहीं आया सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।